वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। अपने लास्ट क्लास में बात कर रहे थे बायो-सावर्ट नियम के अनुप्रयोग की, जिसके अंतर्गत हमने सीमित लंबाई के धारावाही चालक तार के बारे में पढ़ा था। आज अपने बात करने वाले हैं कि यदि वो धारावाही चालक तार सीमित लंबाई की अपेक्षा यदि अनंत लंबाई का होगा तो चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होगा, अर्थात अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो किस प्रकार से ज्ञात होगा। आज अपने उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए अपने पास एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार होना चाहिए, जैसा कुछ इस प्रकार से है। ओके, इस अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार में सपोज दैट आई मान की धारा प्रवाहित होती है और ये चालक तार का कोई भी पॉइंट है वो ओ हो गया। ये सेंटर पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अच्छा जी, इस पॉइंट से हमें स्मॉल आर दूरी पर ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र। मान लो इस पॉइंट पी पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था कि यदि ये तार सीमित लंबाई का होता तो अपने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था। यानी कि कोई भी धारावाही चालक तार है, किसी भी धारावाही चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि धारावाही चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र जो कल हमने ज्ञात किया था, B बराबर कितना मान आया था, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बटे में आर क्यूब। और यहाँ पे बायो-सावर्ट अपने सदिश रूप नहीं लिखना है, अपने उसका परिमाण लिखेंगे तो ये बन जाएगा म्यू नोट आई बटे 4 पाई आर स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। यहाँ पे आएगा म्यू 4 पाई आर। ये अपने इतना मान हम प्राप्त होता है कब, जब धारावाही चालक तार के लिए आप चुंबकीय क्षेत्र देखते हो तो कितना बन जाता है, म्यू नोट आई बटे 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस में साइन फाई 2 बन जाता है। लेकिन यहाँ पे ये तार अनंत लंबाई का है, सीमित लंबाई का है, उसका फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका इफेक्ट बढ़ता है बच्चों इस एंगल के ऊपर। कैसे, ये जो पी पॉइंट है इसको आप इस तार के अंतिम दोनों किनारों पे मिलाओगे तो ऊपर की ओर अंतिम किनारा अनंत पे होगा, नीचे की ओर भी अंतिम किनारा है वो अनंत पे होगा। यानी कि पी पॉइंट को आप अनंत पे मिलाओ। कहने का मतलब पी पॉइंट से भी आपको एक रेखा खींचनी है और वो रेखा इस तार के साथ अनंत पे जाके मिलनी चाहिए। अब अनंत पे यदि दो रेखाएं आपस में मिलेंगी तो वो निश्चित रूप से एक दूसरे के समांतर होनी आवश्यक होती हैं। यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो ही वो अनंत पे मिल सकती है। अतः यहाँ पे क्या होगा कि इसको ऊपर यदि आप इस टॉप से मिलाना चाहते हो जो कि अनंत पे है तो आपको क्या करना होगा कि एक समांतर रेखा खींचनी होगी। इस प्रकार से, और इसको डैश डैश करके आप कहाँ तक लेके जाओगे, अनंत तक लेके जाओगे तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी तो ही ये दोनों अनंत पे जाके मिलने वाले हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे जब आपने लास्ट क्लास में समझा था एंगल आपने लिया था फाई 2 और अब फाई 2 का मान बच्चों कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। इसी प्रकार इस पॉइंट को आप नीचे वाले भाग से भी मिलाना चाहते हो, नीचे वाला भाग भी अनंत पे है तो हमें ये रेखा है वो वापिस समांतर खींचनी पड़ेगी कुछ इस प्रकार से, और इसको डैश डैश करते हुए आप इसको अनंत पे पहुंचाओगे। तो ये दोनों रेखाएं जब हमें समांतर मिलेंगी तो ही ये दोनों अनंत पे मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो यहाँ पे फिर से ये जो एंगल जो कि लास्ट क्लास में आपने इसको फाई 1 बोला था, इस फाई 1 का मान वापस यहाँ कितना बन जाता है, 90 डिग्री बन जाता है। तो तार सीमित लंबाई का है, उसके कारण एंगल डिफाइन होते हैं, या फिर ये बिंदु किस पॉइंट पे है, बीच में है, सेंटर में है, या फिर उसके किनारों पे कहीं भी है, उसके आधार पे ये एंगल लगातार चेंज होते रहते हैं। और हमने बात की अनंत लंबाई की, तो अनंत लंबाई के लिए बच्चों फाई 1 और फाई 2 के जो मान है वो 90 डिग्री बन जाते हैं। तो इसके आधार पे ये फॉर्मूला क्या रूप ग्रहण कर लेगा, चूंकि फाई 1 बराबर फाई 2 बराबर 90 डिग्री तो B इज इक्वल म्यू नोट आई बटे 4 पाई आर। फाई 1 का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और साइन 90 का मान होता कितना है, एक और एक कितना हो गया, 2। तो बच्चों म्यू नोट आई बटे ये 4 है ना, यहाँ पे बचेगा 2 पाई आर। तो यहाँ पे ये जो आपको रिजल्ट नज़र आ रहा है B बराबर म्यू नोट आई बटे 2 पाई आर,
ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा, जो कि अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करेगा। तो सीमित लंबाई का था तो ये फॉर्मूला अपने काम आ रहा था, अनंत लंबाई का होगा तो ये फॉर्मूला काम आएगा। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस अप्लाई होता है। ये स्पेशल केस क्या होगा, स्पेशल केस यहाँ से ये बन जाएगा कि ये चाहे ओ पॉइंट सेंटर में हो, किनारों को छोड़ दो, बाकी कहीं भी हो, तार के ऊपर किसी भी पॉइंट पे हो, चाहे सेंटर में हो चाहे ना हो, ये दोनों एंगल तो 90 डिग्री ही बनेंगे, क्योंकि इन दोनों रेखाओं को आपस में मिलाना है तो इन दोनों को एक दूसरे के समांतर होना ही पड़ेगा। ओके, लेकिन स्पेशल केस बच्चों ये बनता है कि यदि ये पॉइंट ओ इस अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के एक किनारे पे व्यवस्थित हो जाए, यानी कि ये ओ पॉइंट यहाँ पे होता, उस केस में आप क्या करते, उस केस में फिर ये एंगल कितने कितने बनते। जैसा कि हमने कल बात की थी कि ऐसा कुछ सिस्टम था कि ये एंगल, ये वायर और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एंगल बना रही है 90 डिग्री का। जब इसको आप लेके आओगे एक किनारे पे, उस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, उस केस में ये सिस्टम बनेगा, ये तो आ जाएगा यहाँ पे और ये फिर सिमट जाएगा उस केस में इस प्रकार से बच्चों ये सिमट जाएगा और एंगल यहाँ पे कितना बनने वाला है, 0 बनने वाला है। फिर हाल एंगल किस किस के बीच में बन रहा है, यहाँ पे ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो बच्चों ये इस प्रकार से सिमट जाता है और एंगल कम होते होते किनारे पे ये जो एंगल बनता है बीच का, वो बनता है 0 डिग्री। यानी कि उस केस में एक किनारे पे व्यवस्थित हो ना तो φ1 का मान 0 डिग्री बनेगा, लेकिन φ2 का मान अब भी 90 बना रहेगा, क्योंकि फिर यहाँ पे ये किनारा आ गया तो इस पॉइंट को आप फाइनली पॉइंट अनंत से मिलाओगे तो भी हमें समांतर रेखा ही खींचनी पड़ेगी, तो φ2 का मान उस केस में भी 90 डिग्री बना रहेगा। अतः जो b का मान हमें प्राप्त होगा इसके अकॉर्डिंग μ0I/4πr साइन 0 प्लस में आ जाएगा साइन 90। तो यहाँ पे कितना बन जाता है, μ0I/4πr साइन 0 का मान होता है 0, 90 का मान होता है 1। उस केस में बच्चों ये मान बना रहता है μ0I/4πr। ओके, तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अपने सामने आ चुके। 2 तो थे सीमित लंबाई के धारावाही चालक तार का, हालांकि वहाँ पे 3 फॉर्मूले थे, किसी भी बिंदु के लिए ओ की पोजीशन कहीं भी, ओ मध्य बिंदु में हो और ओ किनारों पे हो, 3 वहाँ फॉर्मूले बने थे और 2 फॉर्मूले यहाँ बन जाएंगे किसी भी पॉइंट के लिए और एक किनारे पे व्यवस्थित हो तो उस बिंदु के लिए। तो ये 4-5 फॉर्मूले, इसको आप कंठस्थ याद रखोगे। तो ये तो बात होगी अपने धारावाही चालक तार की, पहले सीमित लंबाई का लिया, अब लिया अनंत लंबाई का। अब आगे अपने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने वाले हैं वृत्ताकार कुंडली के लिए, वृत्ताकार लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों अब अपनी बात करेंगे कुंडली के लिए। नेक्स्ट अपने पास हेडिंग होगी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। मतलब अपने पास एक वर्ताकार कुंडली होनी है, जैसे कि ये एक वर्ताकार कुंडली हो गई कुछ इस प्रकार से। हमें करना क्या होगा, यहाँ पे हमने इसका केंद्र पॉइंट ले लिया O और इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है कैपिटल I मान की, कुछ इस प्रकार से। ठीक है जी। तो वर्ताकार कुंडली के लिए भी अपने पास 2 डेरिवेशन होंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वर्ताकार कुंडली के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा उसकी बात करेंगे। मतलब ये भी एक धारावाही चालक तार ही हो गया एक प्रकार से। इसमें जब भी धारा प्रवाहित होगी इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनना है, इस पूरे तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, तो केंद्र पे कुल मिलाकर के कितना बन जाएगा वो हमें देखना होगा सबसे पहले। और उसके पश्चात अपने क्या करेंगे कि इस धारावाही कुंडली के अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र कितना बनेगा उसकी भी अपनी बात करेंगे। अक्ष का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे केंद्र के लंबवत गुजरने वाली ये जो रेखा होती है वो अक्ष होता है बच्चों। तो केंद्र पे ज्ञात करने के पश्चात हम क्या करेंगे कि यहाँ अक्ष के ऊपर यहाँ कोई भी पॉइंट ले लेंगे, तो इस धारावाही कुंडली के कारण इस पॉइंट पे यानी कि अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र कितना बनेगा। मतलब ये वर्ताकार लूप हो गया इस प्रकार से, ये हो गया वर्ताकार लूप। तो यहाँ पे हमने एक एक्स ले लिया और यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे तो देखेंगे कि इस वर्ताकार कुंडली के कारण यहाँ इस अक्ष के ऊपर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। लेकिन उससे पहले अपने बात करते हैं कि कुंडली के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र कितना होना है।
और क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है उसमें लिखा हुआ मिलता है कि बायो-सावर्ट नियम क्या है। बायो-सावर्ट नियम की सहायता से आप वर्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पे या उसके अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र की गणना करो। तो अपने क्या करने वाले, बायो-सावर्ट नियम का उपयोग करेंगे। और बायो-सावर्ट नियम के लिए आप जानते हो हमें कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, जैसे अल्पांश की कल्पना करनी है, दूरी का मापन करना है या डिफाइन करना है, फिर दूरी और अल्पांश के बीच में हमें एंगल भी डिफाइन करना होता है। तो आपको पता होगा अल्पांश की कल्पना कहाँ करते हैं, अल्पांश की कल्पना हमें उस भाग पे करते हैं जिसमें करंट फ्लो हो रहा होता है। तो सपोज दैट कि ये परिधि होगी, तो परिधि के ऊपर आप एक अल्पांश ले लोगे, और ये अल्पांश बच्चों मैंने ले लिया कितनी लंबाई का, dl लंबाई का ले लिया। तो अल्पांश से फिर इसके अंदर की दूरी कितनी मान ली, r, जो कि इस वर्ताकार भाग की परिधि के तुल्य, त्रिज्या के तुल्य हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है कि अल्पांश और अभिष्ट दूरी के मध्य एंगल डिफाइन करना होता है। तो बच्चों यहाँ पे दूरी की डायरेक्शन ये बनेगी dl की डायरेक्शन, और दूरी dl की डायरेक्शन ये हो जाएगी अल्पांश की डायरेक्शन, और दूरी की डायरेक्शन ये बन जाएगी। यहाँ पे एंगल है वो कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पे थीटा का मान है वो 90 डिग्री बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 फॉर्मेलिटी किए, अल्पांश माना, अल्पांश से अभिष्ट बिंदु की दूरी मानी है। अभिष्ट बिंदु कौन सा होता है, जहाँ हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, यहाँ पे ये O बिंदु अभिष्ट बिंदु है। और तीसरा क्या हो गया, अभिष्ट दूरी और अल्पांश के मध्य का एंगल कितना बना। अब आप सिंपल कह सकते हो चूंकि बायो-सावर्ट नियम हमें अप्लाई करना है, चूंकि बायो-सावर्ट नियम से बायो-सावर्ट नियम से क्या होगा, dB बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा बटा r स्क्वायर। ये था बायो-सावर्ट नियम। अब आप क्या करोगे, थीटा का मान पुट करो, कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। तो ये क्या बन जाएगा, dB बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई I dl बटा r स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 का मान तो एक होता है। इतना काम निकल के आ गया, ये dB का फाइनल मान आ गया। अब हमें यहाँ से b ज्ञात करना है। तो आप b ज्ञात करने के लिए क्या करने वाले हो, b ज्ञात करने के लिए आपको इसका करना होगा इंटीग्रेशन। तो ये बन जाएगा dB का इंटीग्रेशन म्यू नोट अपॉन 4 पाई I dl बटे में r स्क्वायर, और इसका भी इंटीग्रेशन, लेकिन म्यू नोट अपॉन 4 पाई तो नियतांक है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया। अब आप यहाँ पे चाहो तो लिमिट लगा सकते हो, लेकिन जब वर्ताकार भाग की बात होती है तो ये पूरे तार के कारण होगा, तो जो लिमिट लगेगी वो कंप्लीट परिधि लगेगी, यानी कि 0 से 2 पाई r की लिमिट पुट करनी होगी आपको यदि आप लिमिट लगाना चाहते हो तो। लेकिन वर्ताकार भाग के लिए लिमिट नहीं लगाते हो तो भी कोई इश्यू नहीं होता, कंप्लीट वर्ताकार भाग है वो काउंट होता है। तो यहाँ पे लिमिट लगाओगे तो 0 से 2 पाई r लगाओगे, अदरवाइज आपको लगानी भी नहीं है। तो dB से यदि आप कैलकुलेट करते हो इंटीग्रेशन, तो b बन जाएगा dB का तो म्यू नोट इंटीग्रेशन यहाँ बच्चों होगा dl, यानी कि l के सापेक्ष, तो i और r स्क्वायर भी यहाँ पे कांस्टेंट होंगे। तो म्यू नोट i बटा 4 पाई r स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन होगा बच्चों केवल dl का। और dl क्या होगा, dl का इंटीग्रेशन बन जाता है l, क्या बन जाता है l। अब देखो l यहाँ पे बनता क्या है एक्चुअल में, dl का इंटीग्रेशन, ये dl है। इंटीग्रेशन का मतलब समझते क्या हुआ आप लोग, जैसे अपने पास ये कोई एक लेंथ है, लंबाई है a से लेके b तक, और यहाँ पे कंप्लीट दूरी है वो x मान ली मैंने। तो यहाँ पे आप यदि एक अल्पांश ले लेते हो dl ले लेते हो मान लो, या dx ले लेते हो, तो आपको इंटीग्रेट करना होगा dl को। तो यहाँ पे मान निकल के कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन ऑफ dl का यहाँ पे मतलब क्या होता है कि dl छोटे छोटे पार्ट हैं बहुत सारे, और इंटीग्रेशन का मतलब बच्चों ये हो जाएगा कि सारे dl को आपस में जोड़ना है। और जब सारे dl आपस में जुड़ जाते हैं तो a से लेके b तक की कंप्लीट दूरी निकल के आती है, जिसका मान फिर कितना होता है, x होता है। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dl यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बन जाता है, x बन जाता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dl कितना बनेगा, जैसे ये इंटीग्रेशन आपको क्या करना है, ये dl हो गया, ऐसे dl बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट हैं, इस पूरी परिधि पे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dl करोगे तो ये कंप्लीट परिधि यहाँ पे निकल के आएगी, जिसका मान होगा 2 पाई r। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dl कितना आ जाएगा, 2 पाई r आ जाएगा, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली b का गुणा भाग पक्षांतर वगैरह कीजिए, b का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ b का मान बच्चों कितना बन जाता है, म्यू नोट i, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, बटे में आ जाता है म्यू नोट i बटे 2r, समीकरण नंबर 2। दैट्स योर फाइनल आंसर। यानी कि वर्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र म्यू नोट i बटे में 2r होता है। अब यहाँ से आप क्या करोगे,
इस बी और आर के बीच में एक वक्र खींचोगे, आपको ग्राफ खींचना है तो ग्राफ आप खींचोगे कैसे, बी और आर के बीच में, तो बी और आर के बीच में बच्चों खींचा गया वक्र कई बार पूछ लिया जाता है। यहाँ पे मैं दूरी आर ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो कि बी और आर के बीच में जो रिलेशन है वो व्युत्क्रमानुपाती का है, अतः इनका जो ग्राफ खींचा जाएगा बच्चों व्युत्क्रमानुपाती जैसा निकल के आएगा, क्योंकि बी व्युत्क्रमानुपाती आर हमें प्राप्त होता है। तो ये था अपने पास वर्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र, और इसके लिए आपको ग्राफ है वो भी साथ में याद रखना होगा। कुल मिलाकर के अब तक हमने चुंबकीय क्षेत्र के लिए अलग अलग फार्मूलाज हमने यूज़ किए, और ये फार्मूला अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ये फार्मूला आगे इस चैप्टर में ही नहीं, आगे वाले लेसन में भी काम आने वाला है। तो वर्ताकार कुंडली के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई बटे 2r होता है, इस बात को कंठस्थ रट लीजिए। तो वर्ताकार कुंडली के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई बटे में 2r होता है। इज दैट क्लियर? ओके। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, कल अपने बात करेंगे इसके अक्षीय चुंबकीय क्षेत्र की। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।